हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक तत्वों का एक महत्वपूर्ण यौगिक जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जब भी इस टॉपिक से यदि कहीं क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट, तो वो आता है जनरली इसका आक्सीकारक गुण, ठीक है, और इसका तुल्यांकी भार एवं संरचना, ठीक है। लेकिन हम उससे पहले वो पाठ पढ़ लेते हैं जो नहीं आता। क्या चीज़? इसका विरचन अर्थात निर्माण कैसे किया जाता है, चाहे वो प्रयोगशाला में हो चाहे आपका जो है औद्योगिक स्तर पर, ठीक है। और यार अगर एक बात करें कि लैबोरेटरी में सबसे अच्छा आक्सीकारक कौन सा है, तो मुझे लगता है एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसके बारे में इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे, और एक होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो महत्वपूर्ण आक्सीकारक है। आप रट्टा मार लीजिए, कई बार इसको जो है जो एक्सटर्नल आते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह में, उसमें डेफिनेटली पूछ दिया जाता है, ठीक है। टाइट्रेशन जैसे करते हैं तो टाइट्रेशन में कौन सा आक्सीकारक यूज किए, तो एकदम कॉमन सा जवाब होना चाहिए आपका पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। जनरली इन्हीं का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? पोटेशियम डाइक्रोमेट पर। तो डियर स्टूडेंट, इसको बनाया कैसे जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट अयस्क, कौन से अयस्क? क्रोमाइट अयस्क, FeOCr2O3, ये क्रोमाइट अयस्क है। तो क्रोमाइट अयस्क और पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट के साथ चूना की उपस्थिति में इन्हें गलाकर, पिघलाकर, अभिकृत कराकर अभिक्रिया कराया जाता है, तो हमें एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, जहां चूना पत्थर या चूना एक गालक का कार्य करता है, फ्लक्स का कार्य करता है। तो इस क्रिया को कराने पर आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, इधर देखिएगा। हमको डियर स्टूडेंट प्राप्त हो जाता है 8Na2CrO4 और प्लस, और हमको प्राप्त हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है? 8 ठो है, तो इसलिए 8 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ Fe है डियर स्टूडेंट, तो हमको ये प्राप्त हो जाता है Fe2O3। कितना हो जाता है? 2, ठीक है। तो इतना चीजें हमको जो है सोडियम क्रोमेट एक जो है कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाता है, नया कंपाउंड। आप ऐसे लिखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करने के लिए क्रोमाइट अयस्क, क्या नाम है इसका? क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ गालक फ्लक्स, चूना फ्लक्स के उपस्थिति में जब अभिकृत क्रिया कराया जाता है, तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत कराया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिकृत कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है भैया? इधर देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब हम इसका क्रिया कराएंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब डियर स्टूडेंट इसका क्रिया कराया जाता है, तो हमको एक कॉमन सा चीज क्या मिल जाता है? सोडियम सल्फेट। एक मिल जाता है हमको सोडियम सल्फेट, और क्या मिल जाता है? तो सोडियम, दूसरा चीज हमको मिल जाता है सोडियम क्रोमेट। क्या मिल जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। 2 ठो क्रोमीन है आपका, क्रोमियम है, तो इसलिए 2 ठो हो जाएगा, तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। और एक्स्ट्रा अब क्या चीज बच गया? एक ठो H2 है, तो आपको H2O भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इस सोडियम क्रोमेट का अभिकृत कराया जाता है, तो पीला रंग जो रहता है विलयन, वो किस पर रंग में परिवर्तित हो जाता है? नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन में सोडियम सल्फेट एक अवक्षेप के रूप में रहता है, जिसे छान करके अलग कर लिया जाता है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं? सोडियम जो दिख रहा है आपको, सोडियम डाइक्रोमेट दिख रहा है, इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो आसानी से यहाँ जो सोडियम और पोटेशियम है, तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या है? एक अच्छे धातु है, तो इसको जो है सोडियम को रिप्लेस करके कौन आ जाता है? पोटेशियम इसके स्थान पर आ जाता है, और सोडियम जो है सोडियम क्लोराइड बना करके पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार हमको मिल जाता है क्या चीज? बताइए भैया, क्या चीज मिल जाता है आपको? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का होता है, जो क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। आप आसानी से अपने लेबोरेटरी में देख पाएंगे,
ठीक है, क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जो अम्ल, क्षार एवं जल में विलय होता है। इसके साथ ही साथ इसका जो अणु भार होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 298। आपको इस चीज को याद रखना है या तो निकाल सकते हैं, ठीक है, 298। रीजन ये है, इसी से आप तुल्यांक की भार निकालोगे। मैं वहां जब आएंगे हम लोग तब मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये विरचन है। चलिए देखते हैं इसका ऊष्मा और जल के साथ क्रिया, ऊष्मा में क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव का अर्थ होता है गर्म कराना, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है ये देखिए आप। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर, पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर डियर स्टूडेंट, अर्थात ऊष्मा के प्रभाव में ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा पोटेशियम आपका पोटेशियम क्रोमेट, किस चीज में, पोटेशियम क्रोमेट में, एवं प्लस आपका क्रोमिक ऑक्साइड प्लस आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, यह है हमारा पोटेशियम क्रोमेट, सॉरी यार 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 यहाँ, ठीक है, और 4 यहाँ, 4 दूनी 8। और ऑक्सीजन को देखेंगे तो 7 चौक 28, तो 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 16 6 हो गया 22 है 28, 7 चौक 28, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो हमको क्या मिल जाता है, पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्षार के साथ क्रिया देखें, किसके साथ, क्षार के साथ क्रिया। तो क्षार के साथ क्रिया में क्या होता है ये देखिए। क्षार के साथ जब क्रिया कराया जाता है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो हमको क्या मिल जाता है भैया, क्षार के साथ क्रिया कराने पर अगेन हमको क्या मिलता है, पोटेशियम क्रोमेट ही प्राप्त होता है। एक्चुअल में ये जो रंग रहता है वो नारंगी रंग का रहता है, किस रंग का, नारंगी रंग का। और जब क्षार के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमको पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है, जो कि किस रंग का रहता है, पीला रंग का रहता है, ठीक है, पीला रंग का रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपका और क्या चीज निकलेगा ये देखिए, H2O जल प्लस 2 चौक 8 और यहाँ है 7 2 9, ठीक है। और यहाँ 2 चौक 8 ऑक्सीजन, 1 9 हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हमको क्या प्राप्त हो जाता है, क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्या चीज़, इधर देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, क्या चीज़, Cr2O7। चूंकि यहाँ 2+ धनायन है, जब वो आयन के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ जाएगा 2-, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा किस चीज़ में, इस प्रकार कन्वर्ट हो जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो ये हम लिख सकते हैं CrO4, ठीक है। 2 सामने में है तो 2 रख दीजिए यहाँ पे, 2- हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे क्या चीज, अम्लों, सल्फ्यूरिक अम्ल का इफेक्ट, ठीक है। अब इसका महत्वपूर्ण टॉपिक आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको देखेंगे ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या है ये देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ स्पेशली जो है क्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं किस चीज़ का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का किस चीज़ के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, इधर देखिएगा सब लोग, ठीक है। 4 क्यों लिया, रीज़न है भाई, इधर देख लीजिएगा। ये बन जाता है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। 2 ठो क्रोमियम है इसलिए क्रोमियम सल्फेट, SO4 आपका 4 ठो है, ठीक है, 3 2। इस प्रकार अब बचा क्या, चारों के चारों सल्फेट यूज हो चुके हैं, 4 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बचा है, तो ये हो जाएगा 4H2O प्लस। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, क्या देखिए, यह 7 ठो ऑक्सीजन है, 4 ठो तो यूज हो गया, 3 ठो हमारा नवजात बचा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यही इसका सबसे मेन गुण है, सबसे मेन प्रमुख, इसी को आपको याद रखना है, बस इसी को याद रखना है। दोनों को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन इसको नहीं भूलना है भाई। रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, इसी से हम लोग इसका ऑक्सीकारक गुण जो है उसको हम प्रूव करेंगे, और आता भी है, ठीक है। तो क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट
अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके नवजात तीन नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिसे कोई भी पदार्थ, अन्य पदार्थ ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा सा एक काम करिएगा, अन्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन और ये हो जाएगा ऑक्सीकृत पदार्थ। तो आप यहां लिखना है आपको कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो 3 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होते हैं, जिससे कोई भी अन्य पदार्थ ग्रहण करके ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रकार अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक है। समझ में आ गया? जैसे इसके ढेर सारे उदाहरण एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं, देखिएगा। जैसे पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में, किस चीज में? आयोडीन में कन्वर्ट करना है। इसमें आयोडीन में क्या हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ धन आयन जो है, धनावेशित जो है आपका पृथक हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? तो इस प्रकार ये क्या होगा, इसका निकलना ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो कैसे होगा ये क्रिया, ये देखिए, आपको इसको रट्टा मान लेना है। किस चीज को रट्टा मान लेना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का 4H2SO4 के साथ क्रिया। तो ये हमको दे रहा है क्या चीज? पोटेशियम सल्फेट दे रहा है, प्लस क्रोमियम सल्फेट दे रहा है, और हमको 4H2O के साथ दे रहा है 3 नवजात ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं भाई? अब ये देखिए, हमको इसको उसमें कन्वर्ट करना है, आयोडीन में। तो एक स्टेप छोड़ दीजिएगा, रीजन में बताता हूँ आपको, एक स्टेप छोड़ दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, पोटेशियम आयोडाइड एक साइड लिख दें, मैं तरीका सिखाऊंगा आपको, टेंशन ना ले, थोड़ा धैर्य रखें। आयोडीन लिख दें, लिख रहे हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसमें कन्वर्ट कैसे होगा ये बताओ मुझे? ये तब उसमें कन्वर्ट होगा मेरे भाई जब यहाँ 2 रहेगा। क्यों? 2 ठो आयोडीन बन रहा है, तो 2 ठो आयोडीन ऐसा करोगे तभी बनेगा। एक बात। दूसरी बात, हमको एक चीज का यूज करना है। किस चीज का यूज करना है? कंपलसरी है ये जो ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। देखिए, अन्य पदार्थ क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है? ऑक्सीकृत पदार्थ मिल गया हमको। तो ऑक्सीजन का यूज करना ही करना है आपको, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का यूज होना चाहिए कि नहीं? अब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये देखो आप, इसके साथ ये बन जाएगा पोटेशियम आयोक्साइड बनेगा, लेकिन नहीं, हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बता देते हैं। कैसे? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराइए। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराइए, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये पोटेशियम जो है पोटेशियम सल्फेट बना लेगा। क्या चीज बना लेगा? पोटेशियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, और दो हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अब देखिए, संतुलित है कि नहीं? 2 ऑक्सीजन है, आयोडीन है, बिल्कुल परफेक्ट। 2 पोटेशियम है, बिल्कुल परफेक्ट है। सल्फेट है, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब भी ये करेक्ट नहीं है। क्या रीजन क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये किसी भी हालत में कटना चाहिए आपका, लेफ्ट टू राइट, ये इसका नियम है। जितना यहाँ है उतना ही यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ 3 आने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं एक स्टेप इसलिए छुड़वाया हूं आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, तो उसका नया रूप यहां जाता है, सुधार। ठीक है, अब हमको यहां मल्टीप्लाई करने से काम बन जा रहा है, इसलिए इसका जो है यहां अभी कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन मैं कई क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, डिफिकल्ट टाइप का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पोटेशियम आयोडाइड प्लस 3H2SO4, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन, और ये मिल रहा है हमको 3, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, पूरे के साथ 3 ये हो जाएगा। आपको इसको संतुलित कराने की आवश्यकता नहीं है, वो संतुलन में है भाई। दोनों साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो यार, दोनों पक्ष में, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? अरे 2 बराबर 2 है, अब इधर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों पक्षों में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट ये हमारा, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है ओवरऑल अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखा जाता है ये देखिए, यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कट गए। हमेशा ध्यान रखना, ये जो एरो का साइन है ना, वो एक्चुअल में इक्वल का काम करता है। यहाँ किस चीज का? इक्वल का। और लेफ्ट और राइट में इक्वल का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है? कट जाता है। जिसकी इसको ऐसा समझिए, 2, एक साइड 2 है और ये 3 है। ठीक है, बात को समझिए, समझते जाएंगे। 2 और 3 है, इधर 5 और इधर 2 है, 5 और 2 है। जब मैं इसको लेफ्ट राइट ऐसे जोड़ता हूँ, सीधा सीधा जोड़ता हूँ, तो देखिए 3 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 और, चलो यार ये समझाना उचित नहीं है आपको, बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, ज़्यादा छोटा चीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, तो इधर हमारा आ जाएगा डियर स्टूडेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेफ्ट को लेफ्ट में लिखेंगे, ठीक है, प्लस 6 पोटेशियम आयोडाइड है, प्लस ये देखिए 4 ठो सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ है और 3 ठो यहाँ है, लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 7H2SO4। अब ये तो कट गया हमारा, ऑक्सीजन तो कट चुका है।
ठीक है, अब इधर देख लेंगे, ये है पोटेशियम सल्फेट, इधर और है क्या, बिल्कुल है सर, तो ये हो जाएगा 4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक, ये एकदम आसान चीज़ है यार, ये है हमारा SO4 3 प्लस इधर और कुछ है 4 ठो, 3 ठो आयोडीन है, पहले इसको लिख दीजिए, इसको हमारा कंपलसरी है, और 4 और 3 हो गया 7H2O, ये देखिए। ठीक है, अगर ये काटने का तरीका आपको नहीं समझ में आता है तो लिख दिया करो, फिर लास्ट में तो जोड़ना पड़ेगा भाई। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आएगा 1 ठो पोटेशियम सल्फेट आएगा, फिर प्लस करके मैं 3 ठो पोटेशियम सल्फेट लिखूंगा, तो 3 और 1 4 होगा कि नहीं होगा, बात समझा करो। दोनों साइड वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, 3 ऑक्सीजन, तो दोनों साइड से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से, अभी ढेर सारा क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये तो पहला है आपको। ठीक है, ये तो ट्रेलर है, बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का देखिए हमने, अभी हमको कन्वर्ट करना है किस चीज को, CH3COOH, सॉरी यार समथिंग इज रॉन्ग, नहीं, CH3CH2OH, व्हाट इज दिस, एथिल एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इधर देखिए, ये चीज़ आपको रट्टा होना चाहिए, एकदम याद रहना चाहिए, क्या चीज़, पोटेशियम डाइक्रोमेट, 4 ठो सल्फ्यूरिक अम्ल रहना कंपलसरी है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा पोटेशियम सल्फेट प्लस Cr2SO4 3 प्लस 4H2O प्लस 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एकदम आसान है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, मतलब वही बात बोलते हैं ना, एक कहावत है, हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा, तो यह रंग बहुत ज़बरदस्त चोखा आने वाला है मेरे भाई। क्या किया, मैं इसको लिख दिया, राइट साइड में मैं इसको लिख दूंगा, इसको। ठीक है, अब मुझे संतुलित करना है, तो संतुलित करना है मेरे भाई, तो क्या चीज़ बता दो मुझे, यहाँ मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़, ये तो डेफिनेटली अन्य पदार्थ हो गया, ये अन्य पदार्थ हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीकृत पदार्थ हो गया, लेकिन संतुलित बैलेंस बनाना है। तो ये देखिए, CH3 है, बिल्कुल है सर, C है सर, बिल्कुल है सर, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन है सर, है, लेकिन 2 ठो हाइड्रोजन फिर कहाँ गया सर। ठीक है, देखिए CH3 C, ठीक है, 2 ठो ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, 2 ठो ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का समझ नहीं आ रहा सर कहाँ जा रहा है। ठीक है, उस हाइड्रोजन को मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ जा रहा है। एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, 2 ठो ऑक्सीजन ले लीजिए, इधर क्या लीजिए, 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, 1 ऑक्सीजन जो है H2O बना करके निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर। तो अब हमारा इसका नया फॉर्म क्या आ गया, ये देखिए, अब संतुलित है, बिल्कुल है सर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। अब यही हम वो काम करने वाले हैं जिसकी चर्चा मैं जस्ट इसके पहले किया था, क्या, इसको और इसको काटना है, नहीं हो, अब वो 3 है, ये 2 है, कैसे कटेगा, नहीं कटने वाला है, काटना ही है। तो काटने के लिए क्या करो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, वहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, वहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो। इसलिए बोला था मैं एक स्टेप छोड़ दीजिए, और मैं खुद नहीं छोड़ा अभी नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है, तो एक स्टेप मैं छोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, CH3 CH2OH प्लस 2O, और ये मिल रहा था मुझे CH3COOH प्लस H2O के फॉर्म में। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि 3 से इसका कितना से 2 से, यहाँ 2 है तो 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, तो हमको नया जो फॉर्म मिलेगा इसका, ठीक है, वो मिल जाएगा 2 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 4 दूनी 8 H2SO4, और ये मिल जाएगा हम लोग को 2 पोटेशियम सल्फेट प्लस 2 Cr2SO4 3 प्लस 4 दूनी 8 H2O, 4 तिया 12 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 ऑक्सीजन, होगा कि नहीं। और मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 3CH3 CH2OH प्लस 3 दूनी 6, और ऑक्सीजन हो गया 3CH3COOH प्लस 3H2O। अब आपको ओवरऑल लिखना है, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं आप, कैसे, कुछ भी जो कट रहा है डियर स्टूडेंट उसको काट दीजिए, ठीक है, और जो बच रहा है उसको, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए। ओके, तो इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान है ये, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आपको टेक्निक आना चाहिए। चलिए एक और मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसकी ऑक्जेलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड में, बहुत सरल है। कैसे भाई, सिर्फ क्या जोड़िएगा, ऑक्सीजन जोड़िएगा। ऑक्सीजन जब जोड़ूंगा तो ये देखिए,
इसको देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2 और H2O जो है बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। अब बस इसमें क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई कर देना यार, ठीक है। कई जगह ये ऐसा लिखा रहता है 2COOH, ये भी ऑक्जेलिक अम्ल ही है, तो इसमें घबराना मत, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में आप बदल सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड को किस चीज़ में, सल्फ्यूरिक अम्ल में बदला जा सकता है। ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, बना करके व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, ओके। इसके साथ साथ आपको और बनाना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए नाइट्राइट को किस में बदलना है, नाइट्रेट में बदलना है। और बता रहा हूँ मैं आपको किस चीज़ का बता रहे हैं, देखिए देखते रहिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में हो गया, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में बदलना है आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, तो इसको निकालिए, कैसे निकालते हो पूरा ओवरऑल दिखाइएगा, ठीक है। तो इतना काम आप लोग कर देना भैया रे। अब देखते हैं, चलिए क्या चीज़, इसकी संरचना, सॉरी क्या बताया था आपको, अणुभार, तुल्यांकी भार, यस। मैं देखिए सोच में, ठीक है, लेकिन ये आता है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालना है, मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ। 2 तरीका होता है, एक में रेडॉक्स अभिक्रिया, मैं स्वयं पढ़ाया हूँ कक्षा 11वीं के बच्चों को, ठीक है, अभी नहीं ठीक है, पिछले वर्ष। तो वहाँ मैं रेडॉक्स अभिक्रिया जो है रिएक्शन को संतुलित करना सिखाया था। तो उस तरीके से आप इसको पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया संतुलित करके, क्यों मैं बता रहा हूँ, वो क्यों करना पड़ेगा ये सुनिए। तुल्यांकी भार अगर आपको अच्छे से जानना होगा तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और विलियन के चैप्टर में जाना। विलियन के चैप्टर में नॉर्मलता जहाँ है उसमें जाइए, नॉर्मलता लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों पर, नॉर्मलता वाले टॉपिक पे जाइएगा, एक वीडियो है उसमें देखिएगा कि तुल्यांकी भार है क्या, अच्छे से समझाया हूँ एकदम क्लियरली। तुल्यांकी भार निकालना है किसी अम्ल का तुल्यांकी भार उसके अणु भार और उसके द्वारा त्यागे गए हाइड्रोजन की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी क्षार का तुल्यांकी भार उसके अणु भार और उसके द्वारा त्यागे गए हाइड्रोक्साइड आयन के अनुपात के बराबर होता है। और यदि वो किसी पर्टिकुलर अभिक्रिया में कोई यौगिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या वो करता है, ठीक है, लेता है या दान करता है, तो उसके अणु भार और त्यागे गए या ग्रहण किए गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, ये तो कोई पोटेशियम डाइक्रोमेट कोई आपका क्षारीय अम्ल नहीं है, तो हमको इसको कैसे निकालना पड़ेगा, तो इसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो उसके लिए आप रेडॉक्स अभिक्रिया जो मैं आप कक्षा 11वीं पढ़े रहे होंगे उस तरीके से आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, या सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, दैट इज अ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके। और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा इधर किसमें, ये मेन हमारा क्या है, इसमें मेन जो है हमारा सेंटर मेटल है वो है क्रोमियम, और क्रोमियम इस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, आप सबको दिख रहा है। तो यहां हमको क्या निकालना है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक डियर स्टूडेंट हो जाएगा, देखिए क्रोमियम का कैसे होगा, अध्याय 3 जाइएगा विद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, फर्स्ट पार्ट ही पूरा ऑक्सीकरण को समझाया हूँ मैं, ऑक्सीकरण और अपचयक क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालना है एकदम बेहतरीन तरीके से। फिर भी आप इधर सीख लीजिए क्या, ऑक्सीजन का -2 होता है और ये प्रथम समूह का तत्व है इसलिए उसका +1 होता है हमेशा, द्वितीय समूह के तत्वों का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है और जितने भी हाइड्रोजन तत्व के समूह हैं उनका -1 होता है, बाकी उसके बाद आप निकाल सकते हो। तो इसका हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या चीज़, +1 है, तो एक तत्व के बाद आपको प्लस का साइन लगाना रहता है। एक पोटेशियम का, एक तो 2 पोटेशियम है तो 2 कर देंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्रोमियम का निकालना है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, क्रोमियम का मुझे एक सिंगल का निकालना है तब की बात कर रहा हूँ मैं, अगर दोनों का निकालना है एक साथ तो इसको रहने दीजिए। 7 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का -2, ठीक है, और स्वतंत्र अवस्था मुक्त अवस्था में इसका मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस क्रोमियम प्लस 7 दूनी 14 तो -14, इसको जब उस साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो इस प्रकार यहाँ 2 क्रोमियम का कितना है 12 है, तो एक क्रोमियम का कितना हो जाएगा, सिंगल का हो जाएगा हम लोगों का 6 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये लीजिए, यहाँ 2+ लगा देता हूँ मैं, अगर आयनित के फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है, इसको आयन करवाएंगे हम लोग, आयनित कराएंगे तो क्रोमियम यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए क्रोमियम का
यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 3 ठो है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3+, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां सिंगल का क्या हो जाएगा ये बताइए, सिंगल का, अरे ये देखो यार, सॉरी यार, ये हो जाएगा, ओ सॉरी 3+ हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो यहां हमारा हो रहा है एक का हो रहा है कितना, 3, एक का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को संतुलित करने के लिए, यहाँ एक का है 6 और यहाँ एक का है कितना, 3, तो दोनों को संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताओ। यहाँ एक का है 6, वहां एक का है 3, मतलब 2 का वहां कितना है, 6 है, और यहाँ 2 का है 12, धनायन। तो एक काम करते हैं, 6 हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो 6 जब इलेक्ट्रॉन देंगे स्टूडेंट हम लोग इसको, तो अब क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। कैसे संतुलित हुआ ये बताओ मुझे भैया। 12 ठो प्रोटॉन था, इधर कितना था, 6 ठो प्रोटॉन था। अगर मैं इसको 6 ठो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 6 प्रोटॉन कैंसल आउट हो गया, 6 हो गया दोनों साइड, हुआ कि नहीं। तो इसके द्वारा जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6 है। तो इस प्रकार तुल्यांकी भार जो हो जाएगी पोटेशियम डाइक्रोमेट की तुल्यांकी भार, वो हो जाएगा तुल्यांकी भार ऑफ, ठीक है, इस प्रकार का तुल्यांकी भार अणु भार बटे हमारा होता है ग्रहण किए गए या त्यागे गए, ग्रहण या त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो जाएगा 294, मैं पहले बताया था आपको, बटे 6। तो कितना आ जाएगा, 6 7 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, ठीक है, 4, 6 चौक 24, और ये हो जाएगा हम लोग का 24 हो गया, तो 5 6 9 54, ठीक है। तो इस प्रकार इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा 49, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक नोट लिख सकते हो छोटा सा, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का तुल्यांकी भार उसके अणु भार का 1/6 गुना होता है। ये देखो ना, 1/6 किस चीज का, तुल्यांकी भार का 1/6 गुना होता है। चलिए देख लेते हैं अब इसका क्या चीज, उपयोग, यूसेस, सॉरी यार, यूसेस के पहले संरचना देख लेते हैं। तो संरचना जो होता है, संरचना वो भी कहाँ से आएगा, यहीं से आने वाला है। संरचना क्या होता है डियर स्टूडेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ये देखो बहुत सुंदर है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसको आयन कराएंगे, जब आयोनाइजेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा 2K प्लस आपका हो जाएगा Cr2O7 2- होगा इस प्रकार से। अभी हमने देखा इसमें ऑक्सीकरण अंक जो था वो 6 था, एक का कितना था, 6 था, 2 का 12, तो 6 है, यही देख लो ना, यहाँ कितना है इसका, 6 होगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, और माइनस उधर -2 है, तो उधर ले जाओगे तो हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो 12, ठीक है। तो 2 का है 12, तो क्रोमियम एक का हो जाएगा कितना, 6। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 ठो क्रोमियम है इसलिए 2 ठो क्रोमियम पहले बनाने देता हूँ, आपको तरीका सिखा रहा हूँ मैं। 2 ठो क्रोमियम बनाइएगा, प्रत्येक का है 6, उसके साथ में लगा हुआ है डियर स्टूडेंट 7 ठो ऑक्सीजन है। तो 7 ऑक्सीजन के लिए हमको क्या करना है, देखते रहिएगा, 2 4 6 है ना, ध्यान रखेंगे 6, 5, एक काम करो, इसको सिंगल बॉन्ड में रखो, इसको सिंगल में रखो, इसको डबल में रखो, ठीक है, 5 ऐसा, और ये 6 डबल बॉन्ड, कितना हो गया यार, ज़्यादा हो रहा है क्या, देखो 2 4 2 6 7 8 हो रहा है, 6 होना चाहिए ना। तो एक को इसको सिंगल में रखो, तो इसको दोनों को डबल में रखो, एक को सिंगल में रखो, ये दोनों को सिंगल में। मैं बताता हूँ, बैलेंस एकदम बेहतरीन है, टेंशन ना ले। ये तो इस प्रकार ये हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा एक ठो, सिंगल हो जाएगा इधर, और यह आ जाएगा डबल। तो इस प्रकार आप कुछ जो है इसका संरचना बना सकते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है ये देखो आप, एक्चुअल में क्या है डियर स्टूडेंट, इसके साथ ना क्या जुड़ा हुआ है, पोटेशियम जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या है, पोटेशियम जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन का होता है 2, तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन का प्रत्येक का 2 2 2 2 2 2 2 हो गया। क्रोमियम का 6 होना चाहिए, तो 2 4 2 6 2 4 6 हो गया। इसको आप डेकोरेट कर सकते हो चतुष्फलकीय के रूप में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चतुष्फलकीय दिख रहा है ना भाई।
इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है चतुष्फलकीय दो ठो जो है क्रोमियम, इस प्रकार से इसका संरचना पूरा बन जाता है, ठीक है। ये के अगर इसको अगर आप आयन के फॉर्म में लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे इस प्रकार, यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, एक ठो ऐसा। तो दोनों को एक इधर लाओगे तो 2 के प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार लिखा जाता है इसको। तो यह है इसकी संरचना। अब इसके बाद देख लेते हैं इसकी उपयोग, यूसेस। यूसेस एकदम आसान है। पहला यूज लिखिए आप। मैं आपको एक ट्रिक बताया हूँ, कोई भी आता है केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कहीं पर भी आता है कोई भी चीज़, मतलब बनाने के सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, अमोनिया का हैबर विधि देखा हमने, ओस्टवाल्ड विधि देखा नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सब के सब लैबोरेटरी में पाए जाते हैं। तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रथम उपयोग। कुछ याद नहीं आता है, ये लिख दीजिए आप कॉमनली। दूसरा आप सबको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज ये इतना सुंदर ऑक्सीकारक है कि इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। ऑक्सीकारक हमने इसका गुण भी देखा, तो ये एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। दूसरा, तीसरा उसी फिर प्रयोगशाला में देखिए, तीसरा मैं आपको याद करा रहा हूं, टाइट्रेशन। अनुमापन में इसका सर्वाधिक उपयोग है, तो अनुमापन में लिखिएगा, इसका उपयोग अनुमापन में। चौथा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमिक अम्ल बना करके कांच के सामानों को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप कितना 4 कम से कम जो है इसका उपयोग, इससे यूसेस याद रखेंगे। समझ में आ गया भाई? तो इतना चीज़ आप लोग जो है कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके जुड़वा भाई पोटेशियम परमैंगनेट को, वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। रीज़न ये है कि क्योंकि उसमें पर्टिकुलर नियम से आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक समझाइए, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक समझाइए और उदासीन माध्यम में ऑक्सीकारक समझाइए, और बाकी चीज़ें सेम रहेगा। पहले निर्माण देखेंगे, फिर उसका ऑक्सीकारक गुण देखेंगे, फिर उसका संरचना देखेंगे और उसका तुल्यांकीय भार देखेंगे, और उसके बाद उपयोग देखेंगे। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।